हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही फिलहाल जारी है। सीधे आपको सदन में ले चलते हैं। नहीं श्रीमान जी, मृतक रामफल पुत्र श्री लखनलाल का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया गया था। पोस्टमार्टम हिस्टोपैथोलॉजी और क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला हिसार की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की राय के अनुसार इस मामले में मृत्यु कोरोनरी धमनी की बीमारी के कारण हृदय की विफलता है, जो कि सामान्य मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाभार्थियों को नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नोवल कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के लिए जनहित में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण के बाद कोई भी प्रतिकूल घटना हो जाने पर नौकरी वित्तीय मुआवजा के बारे में अभी तक कोई नीति दिशा निर्देश नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, ये जब टीका लगा था बडाला गांव में इस रामफल के यहाँ, उसी वक्त उसकी टीका लगते ही डेथ होगी और डेथ के बाद लोगों ने दाग देने से मना कर दिया। बात डीसी एसडीएम तक गई सारे, तो एसडीएम भेजा डीसी मैडम ने कि भाई जाके उनको किसी तरह से दाग दिलाओ। तो उन्होंने दाग कहने लगा जी आपके इसको, उनकी मांग थी कि इसका बच्चा जमीन नहीं है, उसके बेचारे गरीब आदमी है, कि एक ही लड़का है, इसको रोजगार दे दियो और कुछ इनको कंपनसेशन दे दो। वो डिक्लेयर करके आए एसडीएम, उनका कहने से कि 10 लाख मुआवजा देंगे। उसने लिख के भी भेजा एसडीएम ने कि जी 10 लाख दिलाओ इसको मुआवजा। और नौकरी तो पता नहीं कितने लोगों को मिलती है आपके यहाँ, उसको नौकरी मिल जाती, नौकरी का भी एश्योरेंस दिया। तो मेरा कहना ये है, मेहरबानी करके गरीब आदमी है बेचारा, उसको नौकरी, ये लल्लू पंजू नौकरी कितनी दे रहे हो आप, वो दे दो उसमें से, और पैसे दे दो 5-10 लाख रुपया। गरीब आदमी है बेचारे का भला हो जाएगा। यह अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रामफल जी जिनका जिक्र किया जा रहा है, उन्होंने 22 मार्च 2021 को लगभग 3 बजे ये टीका लगवाया था और टीका लगवाने के बाद टीका के नियमों के अनुसार आधा घंटा वो वहाँ पर रहे और ठीक ठाक रहे। उसके बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में चाय की दुकान पर वो बैठ गए और वहाँ पर उनकी तबीयत खराब हुई और वो गिर गए। उनको पहले टीकाकरण सेंटर लाया गया, फिर उनको हांसी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। इसकी अग्रोहा मेडिकल हॉल में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बोर्ड द्वारा इसका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें रिपोर्ट अनुसार उनकी कोविड से डेथ नहीं हुई, नेचुरल डेथ हुई। हुआ है अग्रोहा में, ये तो अब हुआ है, परसों पहले हुआ ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये पोस्टमार्टम तो सरकार को एश्योरेंस देने की जरूरत क्या थी, एसडीएम को भेजने की जरूरत क्या थी? और क्या फर्क पड़ जाएगा, इतने लोगों को नौकरी दे दी, उसको दे देंगे तो फर्क पड़ जाएगा सरकार को। रुपया भी दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा सरकार को? इतने लोगों को देते हैं, उसको दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है। बाकायदा एश्योरेंस दे के सरकार का नुमाइंदा है एसडीएम, मुख्यमंत्री महोदय सरकार का नुमाइंदा है। डीसी का कहने से एसडीएम गया, एसडीएम ने जाके एश्योरेंस दिया। अध्यक्ष महोदय, उन परिवार को बुलाया गया था क्योंकि इस प्रकार की नौकरी तो आउटसोर्सिंग में दी जाती है।
जब उनको कहा गया कि हाँ आउटसोर्सिंग की नौकरी आपको दी जाएगी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास प्राइवेट नौकरी है, मुझे तो पक्की नौकरी चाहिए। पक्की नौकरी देने का कोई प्रावधान इस प्रकार के विषयों में नहीं होता, इसलिए आउटसोर्सिंग की नौकरी की अगर उसको जरूरत होगी तो अभी भी जो हमारा कौशल रोजगार निगम बना है उसमें उसका नाम डाल के उसको दिला देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दे देंगे, लेकिन मना ही कर रहा है अगला, मना कर रहा है अगला। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। हाँ जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिक विमान मंत्रालय भारत सरकार को आग्रह किया जाए, हाँ वो प्रिविलेज, स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम एक मिनट जरा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखा जाए। बाद में आना था, इसको पहले लेके आ रहे हैं। आप समय देंगे। अभी एक प्रस्ताव आया जरा, क्योंकि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने विशेष काम के लिए जाना है, उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव पहले कर लिया जाए। उनकी तरफ से ये एक प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखा जाए। कोई इसके ऊपर सदस्य कोई बोलना चाहे तो बोल सकते। धन्यवाद धन्यवाद। प्रश्न है कि नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। जो मैंने दिया था और जो मैंने 15 दिन पहले दिया हुआ है, जो किसानों के हक का प्रस्ताव है, वो भी आप पास करवा दीजिए सर्वसम्मति से। कोई बात। हाँ, उसके ऊपर अभी शून्यकाल शुरू होता है। ये श्री एक मिनट, ये बोल चुके हैं ना, ये जो नहीं बोले ना इनके, ये इन्होंने पर्चियां इधर लगाया, कहाँ ये बोल चुके वाले पर्चियां कहाँ है? श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी। हाँ जी, माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं एक मिनट, रामकुमार जी बैठ जाइए, गौतम जी बैठ जाइए। मैंने वो हमने वो रिजेक्ट कर दिया था, मैं जो आपने एमएसपी वाला किया था। हाँ जी, एक प्रिविलेज मोशन हाँ मैंने दिया था, उसी दिन अनाउंस कर दिया था हमने, पहले दिन ही। हाँ जी, नहीं, एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है, हाँ जी, वो मैंने दिया था पिछले सेशन में। हाँ, जब हुड्डा साहब और दूसरे विधायक आ रहे थे तो उन्हें एंट्री पॉइंट पर रोका गया और उनके साथ जो है जिस ढंग से बदमगजी हुई उसके सारे जो है मैंने लिख के दिया था आपको। आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये एश्योर किया था कि 2 महीने में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल विल बी पनिश्ड, ये बात आपने कही थी। तो उसका क्या स्टेटस है मिलो? अभी वो प्रस्ताव जो है वो प्रिविलेज कमेटी के पास विचाराधीन है। अभी इसके ऊपर बैठकें हुई हैं उनकी, लेकिन जल्दी ही मैं प्रिविलेज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर कोई जल्दी जो है कोई निर्णय करें। श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान प्रलोभन देकर तथा बहला फुसलाकर धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही, इससे समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रभावित हो रहा है। लोग सड़क पर आते हैं, जाम लगाते हैं और आम आदमी को का सामना करना पड़ता है। वो तो उसी दिन वो तो किसान हितैषी है, पहले दिन अनाउंस हो गया था वो नहीं, तो। आपने कहा था विचारधीन है। हाँ, तो वो आपने रिजेक्ट, कहा था विचारधीन है, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। अध्यक्ष जी। जो किसान, वो क्या, ये सरकार किसान विरोधी सरकार दिखाना चाहते हो क्या? नहीं, वो जब रिजेक्ट तीनों कर दिया। काले कानूनों को वापस वो कर दिया है, तो एमएसपी ये का मामला, भी- एमएसपी का मामला केंद्र का मामला है। केंद्र का मामला है तो हम सिफारिश एमएसपी करके जो है भेज रहे हैं। कांग्रेस तय करते हैं, वो हम सिफारिश सेंटर तय करके करता है। भेज रहे हैं, हमारा सदन सिफारिश करके भेजे। एमएसपी जो है वो केंद्र तय करता है। हमारा सदन सिफारिश करके भेजे, जैसे आपने सिफारिश, धन्यवाद करा था अध्यक्ष जी। ये इस तरह से कैसे बात बनेगी अध्यक्ष?
कोई नहीं करेंगे। आपको जानकारी, एक बात सुनिए, आप सभी लोग, एक मिनट, आप सभी माननीय विधायक ये जानते हैं कि एक दिन के अंदर 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन ज्यादा से, वो पहले एक था, एक बार सुनिए, पहले एक था, हमने यहां 2 किए, लेकिन 4 दिन के अंदर 8 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन नहीं लगते। और अगर आप 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन भेजोगे तो 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन कितने दिनों के अंदर लगेंगे? नहीं, तो उसमें जो आज जो त्वरित जो कॉल अटेंशन उसके लगते हैं, जो तुरंत की कोई घटना हो या तुरंत की कोई कार्रवाई हो। अब रेजोल्यूशन वो जो है केंद्र का विषय है, वो। हाँ जी, आप तो जो मर्जी आइए, आपको कुछ छोड़, हाँ रिजेक्ट कर दिया जी। हाँ जी, आज कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, आज अभी तो क्या कह रहा हूं। हाँ जी, क्योंकि वो केंद्र का मामला है ना। चलिए, घनश्याम जी बोलिए। हाँ ठीक है। ठीक, तो एमएसपी नहीं, एमएसपी तो करा दिया। हम तो 11 फसलों के ऊपर एमएसपी दे रहे, ये 2 फसलों के ऊपर एमएसपी देते, हम 11 पे दे रहे। आज ये किसान 10 पढ़ के दिखाने लग रहे, आपने 2 फसलों पे एमएसपी दिया, हम 11 पे दे रहे, और आप अपने आप को किसान 10 से लग रहे, 14 का दे रहे, 10 का आपने दिया ही नहीं एमएसपी, हम तो 11 पे दे रहे। आज भी नहीं होगा तो हो गया। पूरे देश में हरियाणा सरकार ऐसी है जो 11 फसलों पे एमएसपी दे रही। तो भी ऐसे नहीं है, ये तो नहीं, हाउस को ऐसे नहीं डिस्टर्ब। चलिए, आपने वॉकआउट करिए। घनश्याम जी बोलिए। करेंगे सारे जरूरी हैं, कौन सा सब जरूरी। ये जो 0, हाँ, वो बुला रहे हैं आपको। हाँ, चलो, आपने जो कहा था उन्होंने कर दिया। अब बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान धर्मांतरण की गतिविधियां जो चल रही हैं उनकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रलोभन देकर तथा बहला फुसलाकर धर्मांतरण की गतिविधियां समाज का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको खराब कर रही हैं। और जब भी कोई ऐसी गतिविधि सामने आती है तो लोग सड़कों पर जाम लगाते हैं और प्रशासन का ध्यान तथा सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि धर्मांतरण की गतिविधियां ना हो, इसके लिए पहले से ही कोई ऐसी व्यवस्था कर ली जाए, कोई SIT बनाकर या कोई ऐसा सेल बनाकर कि उसको धर्मांतरण होने से पहले ही नियंत्रण में ले लिया जाए, तो समाज का जो वातावरण है, सौहार्दपूर्ण वातावरण, वो खराब नहीं होगा। और यमुनानगर में इस प्रकार के कई गतिविधियां ध्यान में आई हैं। दूसरे, मैं सरकार का ध्यान यमुनानगर में जो बोर्ड और प्लाई का उद्योग है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण तथा आगे फिनिश्ड गुड के रेट न बढ़ने के कारण कई यूनिट्स बंद होने के कगार पर हैं। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सफेदा और पॉपुलर की लकड़ी पर मार्केट कमेटी की फीस नहीं है। यदि हरियाणा में भी हटा दी जाए तो हम उस उद्योग को
तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवाते हैं और आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही आपको लाइव दिखा रहे हैं। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है। एमएसपी को लेकर सत्ता पक्ष से सवाल किया। किसानों और एमएसपी के मुद्दे पर वॉकआउट विपक्ष ने सदन से किया है और ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और आपको ये जानकारी दें कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। लाइव तस्वीरें आपको विधानसभा की दिखा रहे हैं। सदन की कार्यवाही किस तरह से चल रही है आपको दिखाया। किसान और एमएसपी को लेकर सरकार से सवाल विपक्ष ने किया और सदन से वॉकआउट विपक्ष ने किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किसानों एमएसपी के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट विपक्ष ने किया। किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई सवाल उन्होंने सरकार से किए, तो इसी को लेकर के तस्वीरें भी आपको दिखाई और सदन से उन्होंने वॉकआउट किया। चालू नहीं हो पाए हैं तो मेरा सरकार से आपके माध्यम से ये आग्रह है कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि जो लाखों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया है उसका सदुपयोग तभी होगा जब लोग उस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जोगीराम सियाग जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान किसानों की तकलीफ की तरफ ले जाना चाहता हूं कि किसानों को बिजाई के समय में, कटाई के समय में दो समय ऐसे होते हैं जब मजदूर नहीं मिलते और बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो मशीनों से कटाई बुझाई हो जाती है। लेकिन दो फसलें ऐसी हैं, जीरी की रुपाई, धान की रुपाई और कपास की चुनाई, ये दोनों के दोनों मैनुअल करनी पड़ती है। उस समय मजदूरों के पास काम की भी कमी होती है, किसानों के मजदूर की कमी होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मनरेगा के तहत इन दोनों फसलों को शामिल करके मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी, किसान को मजदूर मिल जाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। और अब मैं अपने हलके की जो समस्याएं हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हुए। मेरे 2 गांव हैं, लाडवा और सातरोड। मैंने कोई नई पीएचसी की बिल्डिंग की मांग नहीं की। उनके अंदर बिल्डिंग नहीं है 2 साल से, जब से मैंने देखा है। उससे पहले से वो पीएचसी चौपालों के अंदर लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि नई ना बनाएं, लेकिन वो कम से कम पुरानी बिल्डिंगें जो कंडम हो चुकी हैं 2, उनको जल्द से जल्द बनवाने का काम किया जाए। ये मेरा सरकार से अनुरोध है। इसी कड़ी में एक मेरे हलके में बरवाड़ा शहर है, जिसके अंदर अर्बन एरिया में शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा, शहर होगा, जिसके अंदर चौथे दिन सप्लाई मिलती है। मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं। सरकार ने उसमें कदम भी उठाया है उस तरफ कि जमीन लेकर दी है, लेकिन टैंक के लिए अभी तक पैसे नहीं दिए। और उससे भी बड़ी बात, 2 साल से शहर के अंदर, बरवाड़ा शहर के अंदर, जिसकी आबादी लगभग अब 75,000 के आसपास हो चुकी है, एक भी पाइपलाइन, 10 मीटर पाइपलाइन भी 2 साल में जो है मुहैया नहीं कराई। गांव के अंदर पाइपलाइन है, जेजेम की है, वो उठा के लगा नहीं सकते। तो मेरे को जल्दी से जल्दी पाइपलाइन दिवाई जाए ताकि उसमें शहर के अंदर पाइपलाइन डालकर नई गलियां जो बनाने का काम है वो किया जाए। और जो वाटर टैंक बनाना है उस टैंक के लिए जो है पैसा मुहैया कराया जाए। दूसरा, बरवाड़ा शहर के अंदर आपने देखा होगा, अभी तो समय हुआ ही नहीं है कि पीने के लिए पानी नहीं है कुल्ली भाई, और बरसात के समय निकालने के लिए जगह नहीं है। उसकी प्रपोजल दी हुई है
बरसात के समय में किश्ती चलती है, बाकी दिनों में पीने का पानी नहीं है। तो मेरा जो प्रपोजल जो है स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए भी आया हुआ है, उसका सारी चीजें हुई है, उसको भी मतलब जो है जल्दी से जल्द जो है अप्रूवल करवाने का काम करें। ये मेरी सरकार से अनुरोध है। एक और रह गई है अध्यक्ष जी, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट यही है कि एक और अभी महाराजा अग्रसेन बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी वजह से मेरे गांव के अंदर जो 7 किलोमीटर एरिया पर दूर पड़ता था, आज 17 किलोमीटर होने जा रहा है। उस रास्ते को बंद करने से पहले उसको वैकल्पिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। स्पीकर सर, यमुनानगर जिले में ब्लॉक पड़ता है जी रदौर, और रदौर में एक गांव पड़ता है कांजणू। अब मामला क्या है कि सरकार से के पास से यमुनानगर का एक व्यक्ति फूड प्रोसेसिंग प्लांट का लाइसेंस लिया है। उसको उस लाइसेंस के लोगों को बहम है कि वो तो कहता है कि यहाँ मुर्गे मुर्गियां कटे कराएंगे। उनको दोबारा आज नहीं मिलेगा, जो नहीं बोले हैं उनको, जो नहीं बोले उनको मिलेगा सर। अब वो यूनिट वाला तो कहता है कि यहाँ मुर्गियां कटे कराएंगी। लोगों को बहम है कि ये बुच्चड़ खाने का लाइसेंस ले आया। तो बहुत लोगों के अंदर रोष है, लगभग 30-35 गांव ऐसे हैं जो उनके अंदर बहुत भारी रोष है। अब क्यों है, जब लोग उसको पूछने के लिए गए तो भाई ये लाइसेंस आपने कहीं मुर्गियां काटने का मिला या कहीं का मिला? कहता भाई मुर्गियां काटे करूंगा यहाँ। तो उसमें ऐसा था कि लोग बोले भी फिर तो ऐसा है कि आसपास के कुत्ते जो है ना मुंह में उनकी हड्डियां ठा करके घूमा करेंगे, हमारा तो जीना आराम हो गया। तो वो कहता भाई ऐसा है, तुम कुत्तियां की बात कर रहे हो, 2-2 कोस तक तो कुत्ता यहां नजर भी नहीं आने का कोई, तुम कुत्ते की बात कर रहे। यानी उससे और बहम पड़ गया लोगों को। तो मेरा अनुरोध ये है मुख्यमंत्री जी से कि वो जो चाहे वो बुच्चड़खाना है और चाहे वो फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां से लाइसेंस कैंसिल करके कहीं जंगलों में खलवा दे उसका, ताकि वहां के लोग जो हैं वो शांतिपूर्वक रह सकें। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँ स्पीकर सर आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँ कि आप ओबीसी क्लास के इतने खिलाफ किस तरह गए? आपने 8 लाख की क्रीमी लेयर को 6 लाख पे लिया है, ये क्या कारण रहा? हमें तो उन्होंने वोटें पाई थी आपको, और आप जो है ना फिर उसमें मतलब उनके खिलाफ चल रहे हो। ऐसा ना करो। मतलब एक तो जो मामला सेंटर में था, जो सेंटर जो है वो 8 लाख की क्रीमी लेयर रखी है और आप 6 लाख की कर रहे हो। ऐसा ना करो, उनको भी वही अधिकार दो जो सेंटर वालों को के नौकरियों में है। चलो ठीक है भाई, जो जनरल कास्ट के हैं उनकी तो है 8 लाख, उनकी तो 8 लाख, इनकी कर दो 2 लाख। ऐसे ना करो ओबीसी के साथ, इस प्रकार का काम ना करो। और तीसरा जो है, आप जो नंबरदार हैं, जो नंबरदारी का मामला है, इन नंबरदारों ने तो इस हार के अंदर आपको बहुत सम्मानित करे आपको, और आपने वहां एक मोबाइल देने का वायदा भी कराया, इनकी तनख्वाहें भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे, ये भी वायदा कराया, और आज आप उनके खिलाफ है। आप नंबरदारी प्रथा को भी हटाना चाह रहे। भैया इस प्रकार के जो स्टेप ठहरे हैं, आप क्यों इस तरह का काम कर रहे हो? सबकी भलाई करो, इसी में सारा प्रदेश रसे बसे आगे बढ़े। तो एक बात जो कल जो बार बार ये कहा जा रहा था, जब करप्शन की प्रवाह चल रही थी, मंत्री जी बैठे मेरे सामने, मैंने आदर भी करता हूं, ये बार बार उठ के कह रहे थे भाई बहुत पारदर्शिता है, बहुत पारदर्शिता है। मंत्री जी आपके पास है माइनिंग का महकमा, आपको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। आप मेरे साथ बैठो, मैं दिखाता हूं जमुना के किनारे क्या हो रहा है। श्री जगदीश नैयर जी, वहां क्या कुछ हो रहा है। अगर वहां मेरी बात गलत कर जा तो यहाँ कहीं मेरे को टांग। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, सैनी साहब अब आपका समय पूरा हो गया, आप बैठ जाएं। हो गया सैनी साहब, हो गया, आपका टाइम पूरा हो चुका, आप बैठ जाएं प्लीज। सैनी साहब, आप पिछली सरकार का भी जो है ना काल देखें क्या हुआ था, आप बैठ जाएं पहले। हमारे